भारत पाकिस्तान के बंटवारे में क्या क्या बटा। 3 जून 1947 ये वो तारीख थी जब भारत के 40 करोड़ लोगों की आज़ादी का दिन तय हुआ और साथ ही मोहम्मद अली जिन्ना का पाकिस्तान बनाने का सपना भी पूरा हो गया। इस दिन तारीख तय की गई 15 अगस्त 1947। भारत पाकिस्तान के बंटवारे के लिए महज 73 दिन का वक्त दिया गया था, लेकिन यह बंटवारा इतना भी आसान नहीं था। जमीन का बंटवारा, कामों का बंटवारा, दरियाओं का बंटवारा, धन दौलत का बंटवारा, इसके अलावा बैंकों के तहखाने में पड़ी सोने की ईंटें, नोटों और एक एक डाक टिकट का बंटवारा होना था। नमस्कार, स्वागत है आपका रेयर आर्काइव चैनल में। किस्सा उन तमाम संपत्तियों का जो भारत पाकिस्तान के बंटवारे के वक्त आपस में बांटी गई। भारत पाकिस्तान के बंटवारे का यह किस्सा बयां किया गया है डोमिनिक नेपियर और लैरी कॉलिंस की किताब फ्रीडम एट मिडनाइट में। इस बंटवारे के लिए 2 अनुभवी अधिकारियों को चुना गया, जिनमें भारत के प्रतिनिधि थे एच.एम. पटेल और पाकिस्तान के प्रतिनिधि थे चौधरी मोहम्मद अली। इन दोनों अधिकारियों के नीचे कई छोटे बड़े अधिकारी थे जो अलग अलग जगहों से रिपोर्ट्स बनाकर इन दोनों अधिकारियों के पास भेजते थे। इन रिपोर्ट्स के आधार पर दोनों अधिकारी बंटवारे की सिफारिशें तैयार करते थे, जिन्हें आगे विभाजन परिषद के पास भेजा जाता था, जिसके अध्यक्ष थे खुद लॉर्ड माउंटबेटन। इस बंटवारे की शुरुआत हुई थी देश के नाम से। सबसे पहले कांग्रेस ने इस बहुमूल्य संपत्ति की मांग की और ये संपत्ति थी देश का नाम भारत। असल में कांग्रेस ने उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया था जिसमें उसे भारत का नाम बदलकर हिंदुस्तान रखने की सलाह दी गई थी। कांग्रेस ने तर्क दिया था कि पाकिस्तान भारत से अलग हो रहा है, इसलिए संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाओं में भारत की असल हैसियत के हकदार हम ही हैं। इस बंटवारे के दौरान सबसे ज्यादा तू मैं हुई पैसे को लेकर। ये झगड़ा इतना बढ़ गया कि एच.एम. पटेल और चौधरी मोहम्मद अली को सरदार पटेल के घर में एक कमरे में तब तक बंद कर दिया गया जब तक वो एक नतीजे पर नहीं पहुंचे। कई दिनों की सौदेबाजी के बाद ये दोनों इस नतीजे पर पहुंचे कि भारत में बैंकों में पड़ा पैसा और अंग्रेजों से मिलने वाले पैसे में से 17.5% का हिस्सा पाकिस्तान को दिया जाएगा। इसके बदले पाकिस्तान भारत के ऋण का 17.5% हिस्सा चुकाएगा। इसके अलावा भारत के सरकारी दफ्तरों में पड़ी चल संपत्ति में से 80% हिस्सा भारत के लिए और 20% हिस्सा पाकिस्तान के लिए देना तय किया गया। फिर क्या था, भारत के हर दफ्तर में मेज, कुर्सियां और टाइपराइटर तक की गिनती होनी शुरू हो गई। इन सभी चीजों के बंटवारे के लिए बहस तो छोड़िए, लड़ाइयां तक हुई। भारत पाक बंटवारे के दौरान एक चीज ऐसी भी थी जिसको लेकर कोई भी विवाद नहीं हुआ। वो चीज थी शराब। इस दौरान शराब का समस्त कारोबार भारत के से आया। मुस्लिम देश पाकिस्तान ने शराब की मांग ही नहीं की, पर इसके बदले में कुछ धन पाकिस्तान को दे दिया गया। भारत की 18,077 मील लंबी सड़कों में से 4,913 मील सड़क और 26,421 मील रेल लाइनों में से 7,112 मील की रेल लाइन पाकिस्तान के हिस्से में आई, जिसके बाद यह बहस छिड़ गई कि इन महकमों की मशीनरी जैसे बुलडोजर, रेल इंजन, ट्रक और बाकी सामान आदि दोनों मुल्कों में तय किए 80 और 20% के आधार पर बांटा जाएगा, या फिर जिसके हिस्से में जितनी सड़कें और रेल लाइनें आई हैं उस आधार पर बांटा जाएगा। यही नहीं, भारत में स्थित राष्ट्रीय पुस्तकालय की किताबों का भी बंटवारा हुआ। राष्ट्रीय पुस्तकालय में पड़ी पुस्तकों के बंटवारे को लेकर भी दोनों मुल्कों में पेंच फंस गया। इस दौरान पुस्तकालय की एक शब्दकोश को फाड़कर दोनों देशों के बीच आधा आधा बांटा गया। इसके अलावा इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका को आधा आधा बांटा गया। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका को भारत और पाकिस्तान में इस तरह बांटा गया कि पहला खंड भारत को दिया गया, फिर दूसरा खंड पाकिस्तान को दिया गया, फिर तीसरा खंड फिर से भारत को दे दिया गया। बंटवारे की इस प्रक्रिया में एक चीज को बाहर रखा गया, वो था भारत का गुप्तचर विभाग। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व के कारण गुप्तचर विभाग के किसी भी रिकॉर्ड का बंटवारा नहीं हुआ। गुप्तचर विभाग में कर्मियों ने साफ कह दिया कि विभाग की एक भी कागज व पेन पाकिस्तान नहीं जाने देंगे। पाकिस्तान एक नया मुल्क बना था तो जाहिर सी बात है उसकी नई करेंसी भी छपनी थी, लेकिन उस वक्त भारत में सिर्फ एक ही प्रेस थी जहां पर नोटों की छपाई होती थी और भारत ने उस प्रेस को पाकिस्तान से साझा करने के लिए इनकार कर दिया, जिसके बाद पाकिस्तान को भारतीय नोटों पर ही अपनी पाकिस्तानी मोहर लगाकर थोड़े वक्त के लिए काम चलाऊ करेंसी बनानी पड़ी थी। बंटवारे का माहौल इतना चरम पर था कि कुछ पाकिस्तानी मुसलमान चाहते थे कि ताजमहल को तोड़कर पाकिस्तान भिजवा दिया जाए, तो वहीं कुछ हिंदू साधुओं का कहना था कि सिंधु नदी जिसके तट पर बैठकर वेद लिखे गए हैं वो किसी भी हालत में भारत को ही मिलनी चाहिए।
सबसे नाटकीय विभाजन वायसराय भवन के अस्तबल का हुआ। इस अस्तबल की शान थी 12 घोड़ा गाड़ियां, जिन पर सोने और चांदी की तरह तरह की सजावट हो रखी थी। इन गाड़ियों में वायसराय और उनके मेहमानों को दिल्ली की सैर करवाई जाती थी, लेकिन इनमें से 6 गाड़ियों की सजावट सुनहरी थी और 6 गाड़ियों की सजावट रुपैली थी। इसलिए माउंटबेटन के एडीसी पीटर हॉज ने यह तय किया कि सिक्का उछालकर इस बात का फैसला किया जाएगा कि किसके हिस्से में सुनहरी गाड़ियां आएंगी और किसके हिस्से में रुपैली। भारत पाकिस्तान दोनों सुनहरी घोड़ा गाड़ियां चाहते थे। इसके बाद जब वो सिक्का खटकता हुआ अस्तबल के फर्श में गिरा तो भारत की तरफ से कमांडर मेजर गोविंद सिंह उछल पड़े। सुनहरी गाड़ियों का फैसला भारत के हक में हुआ था, लेकिन इसके अलावा एक और दिल पसीज देने वाला बंटवारा भी बाकी था। ये बंटवारा था उन लाखों मुसलमान, हिंदुओं और सिखों का जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी का हिस्सा थे। ब्रिटिश इंडियन आर्मी के 2 तिहाई सैनिक भारत के हिस्से में आने थे और 1 तिहाई सैनिक पाकिस्तान के हिस्से में। बाकी चीज़ों की तरह इन वीरों का भी बंटवारा तय था। जुलाई के अंत में ब्रिटिश इंडियन आर्मी के अधिकारियों को एक फॉर्म दिया गया, जिसमें उन्हें लिखना था कि वे भारत के साथ जाना चाहते हैं या पाकिस्तान के साथ। हिंदू और सिख फौजियों को इस फॉर्म से कोई समस्या नहीं थी, लेकिन मुसलमान फौजी, जिनका बंटवारे के बाद घर बार भारत में छूट जाने वाला था, उनके लिए कागज का टुकड़ा शूल बन गया। इस पीड़ा से गुजर रहे थे मेजर याकूब खान, जो रियासत रामपुर के रहने वाले थे। सारी रात वो अपने घर की यादों को सीने में लगाए ये सोचते रहे कि आखिर करें तो करें क्या। लेकिन अंत में उन्होंने अपने दिल पे पत्थर रखकर पाकिस्तान को चुना और अपनी माँ और परिवार को छोड़कर पाकिस्तान जाने का फैसला लिया। अगली सुबह बेटे को घर से रुखसत करते हुए माँ ने उन्हें कुरान के नीचे से गुजारा और वो पवित्र किताब उनके हाथ में दे दी। मेजर याकूब खान को लग रहा था कि वो अपनी माँ से मिलने आते जाते रहेंगे, लेकिन उनका यह सोचना गलत था। ना तो वो कभी दोबारा अपनी माँ से मिल पाए और ना ही कभी अपने पुश्तैनी घर वापस लौट पाए। इसके कुछ ही महीनों बाद वे कश्मीर में पाकिस्तानी बटालियन की अगुवाई कर रहे थे और जो भारतीय फौज की टुकड़ी उस बटालियन से लोहा ले रही थी, उसमें से एक टुकड़ी गढ़वाल रेजिमेंट की थी। उस रेजिमेंट के कमांडर भी याकूब खान की तरह मुसलमान थे, लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि उन्होंने साल 1947 में अपनी मातृभूमि भारत को चुना और ये विडंबना ही थी, उनका नाम था यूनिस खान, जो याकूब खान के बड़े भाई थे। दोनों मुल्क के बंटवारे ने दो सगे भाइयों को युद्ध के मैदान में एक दूसरे के सामने लाकर खड़ा कर दिया था। अगर आपको ये किस्सा पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इसी तरह के और किस्सों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।